नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर रांति विज्ञान। आज अपना अध्ययन का विषय है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क या दक्षेस, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, या यूँ कहें साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। स्थापना के समय इसमें 7 सदस्य थे। 2007 में इसे अफगानिस्तान को और सम्मिलित कर लिया गया और वर्तमान में सार्क में 8 देश शामिल हैं। दक्षिण एशिया के देशों में आर्थिक और राजनीतिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। 8 दिसंबर 1985 को इस सार्क की स्थापना हुई। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क का प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इस प्रकार से सार्क के चार्टर में प्रावधान किया गया। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन इसकी स्थापना के साथ ही दिसंबर 1985 में ढाका में संपन्न हुआ। सार्क के स्थापना के समय इसमें 7 सदस्य सम्मिलित थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। मतलब भारत और उसके जो पड़ोसी देश थे वो सारे इसमें सम्मिलित थे। 2007 में सार्क 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को सम्मिलित किया गया। 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। उस दौरान अफगानिस्तान को 8वां सार्क सदस्य बनाया गया। प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को ही सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क के कार्यों का संचालन एक महासचिव द्वारा किया जाता है। इस सार्क के महासचिव की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए सार्क देशों से ही की जाती है और ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार की जाती है। जिस देश का एक बार नंबर आ गया, अगले देश का 3 साल सार्क का सदस्य वहाँ, सार्क का महासचिव वहाँ से बनाया जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखें तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। सार्क की स्थापना ढाका में हुई 8 दिसंबर 1985 को। देखो, सार्क के गठन की बात सबसे पहले बांग्लादेश के प्रमुख जियाउर रहमान ने उठाई। दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाने की सबसे पहली बात मई 1980 में उठी। अप्रैल 1981 में आपसी विचार विमर्श के बाद पहली बार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 7 देशों के विदेश सचिवों की बैठक हुई। अगस्त 1983 में दिल्ली में पहली बार जो सार्क के संस्थापक सदस्य थे,
जो 7 सदस्य संस्थापक सदस्य थे, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई 1981 में, विदेश सचिवों की बैठक हुई 1983 में, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासन अध्यक्ष पहली बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जुटे और 7-8 दिसंबर 1985 को इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, मतलब सार्क अस्तित्व में आ गया। और इस सार्क का एक चार्टर स्वीकार किया गया, एक संविधान बनाया गया सार्क का। जैसे यूएनओ का चार्टर है, उसी तरीके से सार्क का भी एक चार्टर बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में देखें तो सार्क में 8 देश सम्मिलित है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। प्रेषक देश के रूप में भी चीन, ईयू, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसके प्रेषक देश है सार्क के। सार्क के चार्टर में यह प्रावधान किया गया था कि सार्क देशों के शासनाध्यक्षों की या राष्ट्राध्यक्षों की वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन अवश्य आयोजित किया जाएगा। उसी के अनुसार पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ, दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में भारत में हुआ, बेंगलोर में, तीसरा शिखर सम्मेलन 1987 में काठमांडू, नेपाल में हुआ, चौथा इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ, पांचवा मालदीव में हुआ, छठा कोलंबो में हुआ, सातवां ढाका में हुआ, आठवां 1995 में वापस फिर नई दिल्ली में हुआ, 1997 में हुआ, फिर नौवां वही मालदीव में, 1998 में कोलंबो में हुआ 10वां, उसके बाद में 2002 में हुआ 11वां काठमांडू में, फिर 2004 में, 2005 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में, 2014 में 18वां शिखर सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में हुआ। अपन देखते हैं कि सार्क के कई वर्ष बीच में छूट गए, मतलब बीच बीच में छोड़ के शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। तो सार्क का जो चार्टर बनाया गया उसके अनुसार प्रॉपर ये काम नहीं कर रहा। ये सार्क देशों में जो एक सार्क के गठन का जो मूल भाव था, सार्क के गठन के द्वारा जो आपस में सामंजस्य बनाना था, जो एक आर्थिक और राजनीतिक सहयोग स्थापित करना था, उस सहयोग में कहीं न कहीं कमी रही और सार्क के देशों का नियमित रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ। सार्क की अस्थिरता के क्या कारण है? बिल्कुल ये कटु सत्य है कि सार्क एशिया के अन्य संगठन देखें, आसियान को देखें तो आसियान बहुत अपने लक्ष्य में सफल रहा है, पर सार्क उतना सफल नहीं हुआ। इसकी अस्थिरता के क्या कारण है? अस्थिरता का जो सबसे बड़ा कारण है वो तो है भारत पाकिस्तान संबंधों का बेहतर न होना। सार्क के देशों में अगर देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से या अन्य सभी दृष्टियों से भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है और पाकिस्तान उसके बाद में द्वितीय स्थान रखता है। पर ये दोनों बड़े राष्ट्रों में ही, सार्क के दोनों बड़े सदस्यों में ही आपस में विरोध के स्वर रहे।
जो इस संगठन की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक सहमति के अभाव और सैन्य संघर्ष के कारण दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग कमजोर हुआ है। उरी में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाले 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। बांग्लादेश, अफगानिस्तान व भूटान ने भी भारत के पक्ष में अपनी सहमति जताई। अंततः सम्मेलन ही निरस्त हो गए। सार्क की असफलता का जो दूसरा कारण है वह है दक्षिण एशिया के जो देश हैं, दक्षिण एशिया के जो देश है, उन दक्षिण एशिया के देशों में आपस में व्यापार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। सार्क देशों के बीच व्यापार की चिंताजनक स्थिति है। सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार में न के बराबर प्रगति हुई है। सदस्य देशों में आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का 3.5% है। आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए साप्टा और साफ्टा इनका गठन भी किया गया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन के तहत की गई, परंतु अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सार्क असफल रहा। उसके बावजूद भी, सार्क और साफ्टा के गठन के बावजूद भी असफलता का जो कारण वो है, उनमें एक महत्वपूर्ण ये भी है कि सार्क के देशों में कनेक्टिविटी का अभाव है। इस क्षेत्र में व्यापार के मोर्चे पर यदि प्रगति नहीं हुई तो इसका सबसे बड़ा कारण कनेक्टिविटी का बेहतर न होना है। कनेक्टिविटी को अच्छा बनाने के लिए BBIN मोटर वाहन समझौता महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। BBIN मतलब भारत भूटान, अभी मैं बताऊंगा BBIN के बारे में आगे आपको। उस पर भी पहल भी हुई है, परंतु भूटान ने अपनी असहमति जता दी। तो BBIN मोटर वाहन समझौते को अगर लागू किया जाए तब भी सदस्य देशों में बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती है। सार्क की वीजा प्राप्ति में राहत योजना का लाभ केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही प्राप्त है। सार्क देशों में बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत के कारण भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आसियान से सार्क क्या सीख सकता है? आसियान से सीख लेना भारत को चाहिए। इससे पहले मैं BBIN मोटर वाहन समझौता क्या है इसके बारे में बता दूं। BBIN मोटर वाहन समझौते का अर्थ है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता। BB भूटान, बांग्लादेश, IN इंडिया, नेपाल। तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मोटर वाहन समझौता BBIN। यह समझौता अमल में आता है तो इसमें शामिल देश ट्रकों तथा अन्य कॉमर्शियल वाहनों को एक दूसरे के राजमार्गों पर चलने की इजाज़त देंगे। यह एक क्षेत्रीय उपसमूह है जिससे ये चार देश एक दूसरे के यहाँ अपनी पहुंच को सुगम बनाएंगे। परंतु इस BBIN में नेपाल ने असमर्थता जता दी, या इस समझौते में नेपाल ने असमर्थता जता दी और ये कहा कि उसके यहाँ जब ट्रक और अन्य कॉमर्शियल वाहन चलेंगे तो वो प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा।
कोशिश करनी चाहिए BBIN समझौता संपन्न हो। और अगर मान लीजिए भूटान इसमें फिर भी असमर्थता जताता है, उसके बावजूद भी इस समझौते को अमल में लाया जाना चाहिए। और BIN समझौता हो सकता है ये, जिसमें भूटान को हटा दिया जाए और बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल भी मिलकर इस तरीके का समझौता कर सकते हैं। देखो, आसियान की स्थापना 1967 में हुई। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। आसियान अपने उद्देश्य में सफल रहा है, पर सार्क अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। तो आसियान से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? दरअसल जब हम इस क्षेत्र में व्यापार और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक और क्षेत्रीय संगठन सार्क का जिक्र असंभव हो जाता है। आसियान की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आसियान ने सीमित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और उन उद्देश्यों को पूरा किया है। आसियान ने अपने संचालन के आरंभिक वर्षों के दौरान कुछ विशेष मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया। एक बार तय लक्ष्यों की प्राप्ति को उपरांत ही उसने अन्य क्षेत्रों में कदम रखे। एक साथ सभी मोर्चों पर पहल कर रहे सार्क को इससे सीख लेनी चाहिए। सार्क एक साथ कई मोर्चों पर पहल करना चाहता है, जबकि उसे सबसे पहले अपने व्यापार को ही बढ़ावा देना चाहिए। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत। सार्क के देशों में आपसी विवाद, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपसी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना आसियान की सफलता का एक बड़ा कारण है। सार्क को भी चाहिए कि सदस्य देशों के विवादों को निपटाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाएं। आसियान की तरह सार्क के देशों में व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आसियान ने आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसने आसियान व्यापार निवेश समझौता, आसियान व्यापक निवेश समझौता की स्थापना की। सार्क को भी अपने नियमों को उदार बनाना होगा और सीमा पार से होने वाले निवेश का संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, जैसा गौरतलब है कि आसियान के देश अब अपने अपने यहाँ प्रवेश के नियमों में ढील देने के लिए सहमत हो गए हैं। दक्षिण चीन में स्थित कुनमिंग को सिंगापुर से रेलवे मार्ग द्वारा जोड़ने की कवायद भी प्रारंभ हो गई है। सार्क को भी BBIN मोटर वाहन समझौते को अमल में लाने की पुरजोर प्रयास